क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज लास्ट कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल और एक सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का पहले मैं सीधा सीधा बता दूं, क्योंकि सेंट्रॉइड के ऊपर कोई टिपिकल क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, उसके ऊपर सीधा ही क्वेश्चन आता है। तो सेंट्रॉइड का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सेंट्रॉइड का सीधा सीधा ये फॉर्मूला है। सेंट्रॉइड है क्या, जरा इसको भी समझ लेते हैं। वैसे तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, 9th में भी हम ये लोग करके आए हैं। जहां पे ट्राइंगल के मीडियंस पास होते हैं, जिस पॉइंट से ट्राइंगल के मीडियंस पास होते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो यहां पर इससे कोई मतलब नहीं है कि सेंट्रॉइड क्या होता है, सिंपल इसका यूजेस है और यूजेस डायरेक्ट है हमारा। x इक्वल मतलब लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड बी x, y। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड बी x, y, और उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि जहां पे ट्राइंगल के मीडियंस पास होते हैं जिस पॉइंट से, उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। अब ट्राइंगल की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो 3 वर्टेक्स भी होंगे, 3 वर्टेक्स हैं तो तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। तो इसीलिए फॉर्मूले में हमारा आया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, ऐसे ही y वाला। ठीक है, चलो ये हुआ सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड में भी सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताओ, या सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दे देगा, 3 में से एक के कोऑर्डिनेट गायब कर देगा। इतना ही क्वेश्चन बनेगा हमारा। बिल्कुल डायरेक्ट है। इसी के बाद पेज एनसीईआरटी पेज नंबर 168, पेज नंबर 168 पर जाओ। आज राइटिंग वर्क नहीं होगा, तो पेज नंबर 168 हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल किया। हम शायद 6th या 7th से एरिया ऑफ ट्राइंगल करते आ रहे हैं। वहां पर एक बार हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। आगे आगे बढ़ते रहे, 9th में आए। 9th में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक और कंसेप्ट देखा, हीरोन फॉर्मूला के नाम से। ठीक, वो भी हमने किया। अब हेरेंस वो फॉर्मूला लगाने की अपनी लिमिटेशन थी, उसके लिए तीनों साइड की लेंथ चाहिए, तभी हम उसको लगा पाए थे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की अपनी लिमिटेशन थी, उसमें अगर हाइट है तो आप उसे लगा पाते हो। लेकिन जब हमें ग्राफ से, या ये कहूं कि हमें जब 3 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट, जब 3 कोऑर्डिनेट्स मिले, उन 3 कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर के ट्राइंगल तो बनता ही है। तो उस ट्राइंगल की हेल्प से, अगर हमें ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट की हेल्प से अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। तो पेज नंबर 168 पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तुम नीचे बिल्कुल सबसे लास्ट में लिखा हुआ देखोगे, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y3 प्लस y1। ये पूरा का पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हुआ। ये काफी बड़ा एक्सप्रेशन है, याद करने का तुम्हें अपने हिसाब से कोई भी तरीका डेवलप करना होगा। भाई तीनों ब्रैकेट्स में माइनस है, बाहर सारा प्लस प्लस में है। तीनों ब्रैकेट में माइनस है और वो सारे x की टर्म्स, वो सारे y की टर्म्स में है, और उन ब्रैकेट से बाहर सारे x की टर्म्स में है। ऐसा कुछ भी अपना एक तुम तरीका डेवलप कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर भी 2 ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। 3 कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स जब आपको मिलेंगे तो उससे हम एरिया निकाल सकते हैं। अब या तो 3 कोऑर्डिनेट देके एरिया पूछेगा, या उल्टा क्या होगा, एरिया दे देगा और किसी कोऑर्डिनेट में से एक पॉइंट गायब कर देगा। किसी कोऑर्डिनेट में से एक पॉइंट गायब कर देगा तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एरिया देगा, कोई कोऑर्डिनेट गायब होगा, कोऑर्डिनेट देगा तो एरिया पूछेगा। ठीक है, चलो
अब इसके बाद सीधा सीधा हम एग्जाम्पल 11 पर आते हैं। अभी हमने देखा कि कोई भी अगर एरिया निकालना है तो तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, वो जैसे मर्जी हो एरिया आएगा। एग्जाम्पल 11 में ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। एग्जाम्पल 11 में फर्स्ट ब्रैकेट को x1 y1 मान लिया इसने, सेकंड ब्रैकेट को x2 y2 एज्यूम कर लिया, थर्ड ब्रैकेट को x3 y3 एज्यूम कर लिया और फॉर्मूले में इसको सबस्टिट्यूट करवा दिया और सारा सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया आया है तो स्टैंडर्ड यूनिट तो होगी ही, अब सेंटीमीटर तो कोऑर्डिनेट में होते नहीं तो हम स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, ऐसा तुम्हें आदत डालनी है। नेक्स्ट, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 पेज नंबर 169 पर वही एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ब्रैकेट को x1 y1 एज्यूम किया, सेकंड को x2 y2 एज्यूम किया, थर्ड को x3 y3 एज्यूम किया, फॉर्मूले में डलवाया और आंसर तुम देखते हो आया -2। अब यहां पे एक समझने वाली बात है और समझने से ज्यादा फिर याद करने वाली बात, एरिया कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, लेकिन यहां पे नेगेटिव आ गया तो ये रिजेक्ट नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमसे गलती हुई हो भी सकता हुई हो, वो चेक कर लेंगे तो तब भी देखा तब भी -2 आ रहा है। अब हमें सबको ये पता है कि एक तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ऐसे ही एरिया भी नेगेटिव नहीं होता। ग्राफ में लीनियर इक्वेशन 9th क्लास में हम लोग करके आए हैं, वहां पर हमसे पूछता था कि -4,0 कहां आएगा, ऑन एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। -4,0 कहां आएगा, ऑन एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन। तो उस नेगेटिव डायरेक्शन में जहां पर पॉइंट -4,0 है, उस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो पता चलेगा 4 यूनिट डिस्टेंस है, क्योंकि 4 बॉक्स उसमें कवर हो रहे हैं। अब 9th क्लास में जब भी वो हमसे -4,0 का डिस्टेंस पूछता था तो हमने कभी भी -4 नहीं लिखा होगा कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस -4 यूनिट है, हमने 4 यूनिट ही लिखा था, +4 यूनिट ही, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन थी कि वो नेगेटिव एक्सिस पर आ रहा है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव 4 यूनिट ही होगा। तो ठीक ऐसे ही यहां पर भी हमारा एरिया आया -2। तो अब क्योंकि क्वेश्चन भी ठीक है और आंसर भी ठीक आया है, कहीं पे क्लैरिकल एरर भी नहीं हुई, तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो जब भी एरिया आपका नेगेटिव आए, बावजूद इस चीज को इंश्योर करने के कि हमसे कोई क्लैरिकल एरर नहीं हुई है, तो आपको लास्ट में बस एक स्टेटमेंट डालनी है कि सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, देन टेकिंग एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर यूनिट। अगर आपका एरिया नेगेटिव आ जाएगा तो आपको बस एक स्टेटमेंट देकर के उसे फाइनल में पॉजिटिव लिखना है। प्रेजेंट केस में जैसे हम लोग लिखेंगे, सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, then taking area of triangle of the given what triangle equal to square unit, और इसने भी यही यहां पर लिखा हुआ है which can not be negative। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट डाल करके उसे स्टेट करना है। अब बात यह है नेगेटिव आया क्यों, तो उसका मैं तुम्हें बताता हूं फर्क। मान लो इसने a को x1 y1 लिया था, b को x2 y2 लिया हुआ है, c को x3 y3 लिया हुआ है। अब तुम इसका ऑर्डर चेंज करके देखो, तुम b वाली को x1 y1 मान लो, a वाली को x2 y2 मान लो, c वाले को x3 y3 मान लो, निकाल के देखो क्या आ रहा है। हो सकता है इससे पॉजिटिव आ जाए, इससे भी नेगेटिव आए तो ठीक है, फिर चेंज करते हैं। आप c वाली ब्रैकेट को x1 y1 मान लो, a वाली को x2 y2 मान लो, b वाली को x3 y3 मान लो, हो सकता है इस ऑर्डर से पॉजिटिव आ जाए। इससे भी ना आए तो और चेंज करके देख लो, b वाली ब्रैकेट को x1 y1 मान के देखो, c वाली को x2 y2 मान के देखो और a वाली को x3 y3 मान के देखो, हो सकता है इससे पॉजिटिव आ जाए। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव आने का कोई हो सकता है दूसरा ऑर्डर रहा हो,
डिस्टेंस फॉर्मूला में हम बात करते थे कि आप या तो a को x1 y1 मान लो या b को x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। क्यों आंसर वही आएगा? क्योंकि उसके बाहर होल स्क्वायर था, वो नेगेटिव भी अंदर होगा तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा। सेक्शन में हमने बोला था सेक्शन में ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्जी से करें। फर्स्ट वाले को x1 y1 ही लेना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले को x2 y2 ही लेना पड़ेगा, उसमें मैंडेटरी है। वापस आए अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। इसमें ऑर्डर की दिक्कत नहीं है, आप जिस मर्जी ब्रैकेट को x1 y1 लो, जिस मर्जी कोऑर्डिनेट को x2 y2 लो, जिस मर्जी को x3 y3 लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क केवल इतना आ रहा है, वो +2 की बजाय -2 आ जाएगा, +11 की बजाय -11 आ जाएगा, फर्क केवल इतना होगा। प्रेजेंट एग्जाम्पल के ऊपर भी जो मैं बात कर रहा हूं, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करके देखें, किसी और कोऑर्डिनेट को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ले लें, तो कोई ना कोई इसमें ऑर्डर ऐसे मिलेगा जिससे आपका +2 आ जाएगा। तो ये था एक लॉजिक, एक रीजन बताने का कि क्यों ऐसा हुआ। अब तुम्हारे लिए बात ये है कि तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना कि अगर तुम्हारा कोई, जनरली हम एरिया में या डिस्टेंस में करते यही है पहले वाले को, और इनमें क्या हम तो अपना सेक्शन में भी यही चीज करते आए हैं, हमें वही आदत पड़ गई है। फर्स्ट ब्रैकेट को हम x1 y1 ही लेते हैं, नेक्स्ट को x2 y2 ही लेते हैं, चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑर्डर में लेके चला करते हैं हम लोग। तो अब बात फाइनली ये थी कि अगर आपका एरिया नेगेटिव आ रहा है तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना कि आप उसे काटोगे और दूसरा ऑर्डर लेकर के चलोगे, उससे भी नेगेटिव आएगा तो आप उससे भी काटोगे और दूसरा लेकर के चलोगे। ये काम नहीं करना, ये केवल मैंने जस्टिफाई करने के लिए सारा बोला है। आप जैसे चलते आ रहे हो वैसे ही चलो, उसी ऑर्डर में चलो। एरिया बस नेगेटिव आ जाएगा तो लास्ट में स्टेटमेंट डाल करके कि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, उससे पॉजिटिव फाइनल आंसर में करवा दो, तुम्हें केवल इतना करना है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 वही एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तीन कोऑर्डिनेट के तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको, इसने फॉर्मूले में डाला, वही पहली ब्रैकेट को x1 y1, नेक्स्ट को x2 y2, नेक्स्ट को x3 y3 लिया होगा, एरिया निकाला और तुमने देखा 0 आ गया। अब भाई ट्राइंगल है तो एरिया 0 थोड़ी ना आता है, ट्राइंगल अगर एग्जिस्ट करेगा तो ट्राइंगल का तो एरिया 0 हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो वो आएगा ही, लेकिन यहां पर 0 आ गया। अगर एरिया 0 आ गया और हमें पता है एरिया तो 0 हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो एरिया फिर किसका 0 हो सकता है? लाइन का एरिया 0 हो सकता है, क्योंकि लाइन में हाइट नहीं होती। एरिया उन सभी फिगर्स का होगा जहां पे कोई स्पेस ऑक्यूपाइड है, एनक्लोज्ड है। लाइन तो सिंपल एक लाइन है, वो किसको एनक्लोज कर रही हो? तो किसी को नहीं कर रही, लाइन का एरिया नहीं होता, इसलिए यहां पर 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है, तो फिर क्या है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर लाइन है। तो तुम देखोगे कि यहाँ पर इसने यहाँ पर लिखा कि ट्राइंगल का एरिया 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहाँ ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये एक लाइन है। तो अब इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट टाइप बनती है, सेकंड टाइप बनती है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये तीन वर्टिस है, चेक करके बताओ ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। फॉर्मूले में डाल के आप एरिया निकालोगे, एरिया 0 आ जाएगा तो आप बोलोगे यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है, यहाँ पे लाइन है। या आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा ये तीन कोऑर्डिनेट है, चेक करके बताओ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, या ये सभी पॉइंट्स एक लाइन पर आ रहे हैं या नहीं। तो ठीक है, कोलिनियर यानी कि लाइन, हम एरिया निकाल के देखेंगे, एरिया 0 आ गया तो इसका नाम लाइन यानी कोलिनियर है, ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोलिनियर की बात होगी या लाइन की बात, लाइन के एग्जिस्टेंस की बात कर रही होगी, तो इसका मतलब वहां पर एरिया 0 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल 14 लिखेगा, अच्छा हाँ लिखेगा वो ट्राइंगल ही, जैसे यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ। हो सकता है वो डायरेक्ट ही कहे कि कोलिनियर है या नहीं, चेक करके बताओ, लाइन है या नहीं, एक ही लाइन पर है या नहीं, चेक करके बताओ।
या सीधा सीधा आपको कंफ्यूज करने के लिए जैसे यहाँ पे किया एग्जाम्पल 13 में बोलेगा चेक करके बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या है। अब निकाला तो एरिया तो आया नहीं, वो तो 0 आ गया, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स आर कोलिनियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14, अब उल्टा क्वेश्चन आ गया। अभी कहते हैं अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इंस्टेंट हमें स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया क्या रहा होगा, 0। अगर तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर तो एरिया क्या रहा होगा, 0। तो इसने वही फर्स्ट ब्रैकेट को x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेकर के फॉर्मूले में डाला। तो नेक्स्ट पेज पर जाओ, k की वैल्यू आ गई 0। फाइनली सॉल्व करके k की वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ पे k की वैल्यू 0 आई तो कोई ये बिल्कुल भी ना सोचे कि जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो मिसिंग वैल्यू भी 0 आएगी, ऐसा नहीं है। बाई चांस यहाँ पे k 0 आया है, k तो कुछ भी हो सकता है, अदर देन 0 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट है, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो बाई चांस यहाँ पे k की वैल्यू 0 आ गई। तो कोलिनियर पे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, तीनों पॉइंट देगा, आपसे पूछेगा कोलिनियर है या नहीं, या ये सब एक लाइन पे आ रहे हैं या नहीं। इसका उल्टा ये होगा, बोलेगा पॉइंट्स कोलिनियर है तो मिसिंग आइटम बताओ, और पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम एरिया क्या लेके चलेंगे, 0। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 में ABCD एक क्वाड्रेटरल है, चारों वर्टिसेस है, एरिया निकालना है क्वाड्रेटरल का। अब हेरोन फॉर्मूला में भी हम लोग 9th में जब निकालते थे तो हेरोन फॉर्मूला तो डायरेक्टली क्वाड्रेटर में डील करता नहीं है, वो तो ट्राइंगल के ऊपर करता है बात। तो 9th में भी हम कैसे निकालते थे एरिया, उसमें एक डायगोनल ज्वाइन करते थे, AC या BD वो हमारी मर्जी होती थी। दो ट्राइंगल उसके बन गए, डायगोनल एक ज्वाइन करके दो उसके ट्राइंगल बनते थे, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसे प्लस कर देते थे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एरिया ट्राइंगल के ऊपर ही करता है डील, क्वाड्रेटर पे तो डायरेक्टली करता नहीं। तो करेंगे क्या, AC या BD किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे। तो इसने भी यहाँ पर ज्वाइन किया BD ज्वाइन करने के बाद ट्राइंगल ABD बना, तीनों वर्टेक्स हमारे पास है, और एक BCD अब बना, उसके भी तीनों वर्टिसेस हमारे पास है। दोनों के एरिया निकाल के उसको कर दिया गया प्लस। तो अब जब आप क्वाड्रेटर पे करोगे डील, ABCD AC या BD किसी को भी करोगे ज्वाइन, दो ट्राइंगल बनेंगे, तीनों के वर्टेक्स हमारे पास हैं। जिस मर्जी वर्टेक्स को x1 y2 x3 y3 जो मर्जी आप लेकर चल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क केवल इतना होगा, पॉजिटिव आना था नेगेटिव आ गया, यह हो सकता है डायरेक्ट पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव आ जाएगा, स्टेटमेंट डाल के पॉजिटिव कर देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, देन टेकिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, उससे पॉजिटिव ले लो। एरिया फ्रैक्शन में भी आ सकता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो तुमने देखा एग्जांपल 15 में ABD का एरिया आ गया 153 स्क्वायर यूनिट, दूसरे ट्राइंगल का 19 यूनिट, दोनों को प्लस करके आ गया 72 यूनिट। बस आपको इतना ध्यान रखना है, नेगेटिव आ जाए स्टेटमेंट डाल के पॉजिटिव करना है, फाइनली आपका पॉजिटिव में ही जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ या सेंट्रॉइड हुआ, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। एक्सरसाइज में तुम देखो पेज नंबर 170 पर फर्स्ट क्वेश्चन, आपको दो पार्ट दिए गए, दोनों में तीनों कोऑर्डिनेट है, एरिया निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अब आपको कोलिनियर कह रहा है, कोलिनियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ठीक है, एरिया 0 इक्वल में रख के चला देंगे, के जो भी आना होगा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राइंगल की ABC तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब वो कहता है उनके मिड पॉइंट्स को मिलाकर, ये दिया और ये दिया है, कहते हैं इनके मिड पॉइंट्स को मिलाकर जो ट्रायंगल बनेगा ये इसके मिड पॉइंट हो गए। कहता है इस ट्रायंगल का एरिया और इस बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताओ। चलो जहां तक बड़े ट्रायंगल की बात है, तीनों कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, इसका तो एरिया निकाल देंगे। बचा DEF, इसके भी कोऑर्डिनेट नहीं है, पहले इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे,
डी क्या है, इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के डी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या था मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। डी के कोऑर्डिनेट पूरे। अब इसकी बारी आएगी, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, f के कोऑर्डिनेट आ गए। ऐसे ई के आ जाएंगे, तीनों कोऑर्डिनेट हो गए, दोनों के एरिया निकाल के उसका रेशियो दे देंगे। और तुम्हें याद ही होगा, 9th में भी तुम करके आए थे, 10th में भी सिमिलर ट्रायंगल में किया, 1:4। मेरे कहने से पहले सबको याद भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड्रेटिकल के चारों वर्टिसेस हैं, एरिया निकालना है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ट्रायंगल, तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, कह रहे हैं मीडियन, ये एडी मीडियन हो गया, तो डी इसका मिड पॉइंट हो गया। अब इसने कहा कि आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि जो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ रहा है वो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल है। जो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया है वो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के भी इक्वल होगा। 9th में हम ये स्टेटमेंट करके भी आए हैं कि मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो वैसे तो हो नहीं है इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम पूरे के इक्वल, फिर भी कोऑर्डिनेट से कैसे करना है, पहले बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल दो साइड। अब इसका एरिया निकालना है सिर्फ इसका, इसके कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट है, डी के अभी नहीं है। जब इसकी बात होगी इसके कोऑर्डिनेट है, इसके भी कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट फिलहाल नहीं है, तो पहले इसको निकालते हैं। तो कैसे आएगा, डी इसका क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाय 2 आ गया, y1 प्लस y2 बाय 2 आ गया, डी के कोऑर्डिनेट आ गए, इसके भी हो गए पूरे, इसके भी तीनों हो गए, दोनों के एरिया निकाल के प्लस अगर करेंगे तो बड़े वाले के इक्वल आएगा ही। तो ये था आपका ये पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर जो आज हम लोग कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं वहां मुश्किल पेपर बनता है या आसान पेपर बनता है, हर स्कूल में एक क्वेश्चन 100% आता है, प्री बोर्ड से लेकर पहले तक कभी भी आ जाए लेकिन आएगा जरूर, और 3 मार्क्स से कम नहीं आता, डेफिनेटली आता है। पूरे चैप्टर में से कुछ आए ना आए लेकिन ये वाला जरूर आएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ कहता है, अगर ये पॉइंट इस लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट पर आ रहा है, अगर x, y lies on the joining of this and this point, then prove that x upon a y upon b equal 1। वो कहता है if x, y is any point on the line segment joining the point this and this, then prove that हो। या वो बोलेगा अगर ये तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर देन प्रूव दैट हो। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सारे एक ही लाइन पर आ रहे हैं। अगर एक लाइन पे आ रहे हैं, पॉइंट्स कोलिनियर है, तो एरिया क्या होगा, 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मैंने शुरू से लगा दिया 0। मैं इसको x1 y1 लूंगा, x2 y2 लूंगा, x3 y3 लूंगा, उल्टा सीधा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसलिए 0 रहा होगा। x1 x y2 ये रहा 0, माइनस y3 ये रहा, प्लस x2 ये रहा a, इंटू y3 b, माइनस y1 y, प्लस x3 0, इंटू y3 b, माइनस y1 y। कुछ गड़बड़ हो गई, ये दोनों सेम लिखे गए।
और 3 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का तुम देखोगे ज्यादा इसमें है भी नहीं काम। 3 मार्क्स का क्यों है मुझे खुद आज तक समझ नहीं आया। हाँ, लास्ट में जाके एक स्टेप आता है जिसको ऑपरेट करने में स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिक्कत फेस इसमें करते हैं, अदरवाइज तो बिल्कुल सीधा सीधा इसमें मैसेज है, बिल्कुल सीधा सीधा काम है। नॉर्मल फॉर्म में इसको डालेंगे, इसको एक्सपेंड भी कर लेंगे। x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 और ये है 1 और ये है 2। कुछ एनसीईआरटी में गलत है बेटा प्रिंटेड, मैंने जिस एनसीईआरटी में से लिखा उसमें गलत प्रिंटेड था, तो यहाँ चेंज हुआ है। y1 y है माइनस y2 0 है। फॉर्मूले के हिसाब से हमने सब्स्टिट्यूट करवा दिया। अब नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, हाफ ऑफ माइनस xb प्लस ab माइनस ay, 0 इंटू सब कुछ 0, वो तो काम खत्म। चलो हाफ यहाँ जाके वो भी खत्म। हाफ इक्वल माइनस xb प्लस ab माइनस ay। अब क्या करूं, नेगेटिव टर्म्स को यहाँ लाओ, bx प्लस ab इक्वल a प्लस b। अब देखो यहां तक तो जितना होना था हो चुका, अब हमें वो चीज लानी है। वो चीज कैसे आएगी, इस RHS में क्या है 1, इस AB को इनके नीचे ले जाके सेपरेट करता हूं, bx ay अपॉन ab इक्वल 1, ठीक है। अब इनको सेपरेट कर देता हूं, ये अपॉन दिस bx अपॉन ab और ay अपॉन ab इक्वल 1, a से कैंसिल, b से भी कैंसिल, x बाय a आ गया प्लस y बाय b आ गया इक्वल 1। अब मैंने जो देखा है, देखो शुरू में यहां तक तो कुछ भी नहीं है, बल्कि यहां तक भी कुछ नहीं है। मैंने देखा स्टूडेंट्स इसके बाद वो कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं, मैं हमेशा कहता हूं याद नहीं रखते। एक्चुअल में याद आ जाएगा तो कंफ्यूजन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो मैंने किया यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन थोड़ी ना है, स्टेप याद करने हैं। तो यहां तक आने के बाद अब आपको 2 स्टेप याद रहने चाहिए कि नेगेटिव टर्म्स को पहले यहां ले आओ, यहां की पॉजिटिव हो गई। अब क्या करना है, इस AB को इसके नीचे ले आओ और उसे सेपरेट करा दो, जैसे कर दोगे वो आ जाएगा। यहां तक भी आ जाते हैं स्टूडेंट, यहां पे भी आ जाते हैं, ये लास्ट लाइन ध्यान नहीं रहती, बस इसको याद करना है तुम्हें। इसको नीचे लाके सेपरेट करवाते आपका आंसर आ गया। तो ये है आपका पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आज हमारा ओवर हुआ। इसके साथ आज के सवाल यहीं समाप्त। धन्यवाद।